एपिसोड 73 मनमानी करना बंद करो मेरे साथ। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे अल्पविराम। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई, गुरूर बुरी तरह शॉक्ड हो गई। वो तुरंत सामने देखने लगी जहां इस वक्त आरव के हाथ पर गोली लगी थी और खून फ्लो पर बिखरा हुआ था। आरव अपना हाथ पकड़कर गुस्से के साथ दर्द में चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? तभी इसके जवाब में विद्युत गुस्से के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की? तुम्हें पता है ना कि जो मेरा होता है उस पर मैं किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी गुरूर तुरंत विद्युत को रोकते हुए बोली, विद्युत क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरव पर गोली चलाने की? तभी विद्युत ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें तकलीफ हुई? मैंने तुम्हारे आशिक को मारा। ये सुनते ही गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, विद्युत स्टॉप इट। तुम गलत कर रहे हो। मैंने इस तरह से कभी तुम्हें इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे। तुमने सही नहीं किया विद्युत, तुम्हें इस तरह से उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। ये कहकर वो विद्युत के हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर लेकर जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने दूसरी गोली चला दी। ये देखकर अब गुरूर बुरी तरह शॉक्ड रह गई। वो तुरंत सामने देखने लगी तो आरव अब तक पीछे की तरफ मुड़ चुका था, वरना वो गोली सीधे आरव के सीने के आर पार होती। आरव गुस्से के साथ बौखलाते हुए बोला, विद्युत वालिया, तुम्हें पता है तुम मेरी कंपनी में आकर मुझ पर गोली चला रहे हो। इससे तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन विद्युत ने नफरत के साथ कहा, मुझे किसी से कोई डर नहीं है और खासकर उस इंसान से तो बिल्कुल भी डर नहीं है जो मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़र रखें। और अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी बीवी से दूर रहना। बेशक से वो इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगे। मैं हर वक्त इसके ऊपर नज़र रखूंगा और देखता हूं कि तुम क्या कर लेते हो। ये कहकर उसने गुरूर के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। वही गुरूर ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। जब वो कंपनी से बाहर निकले तो गुरूर गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, विद्युत बहुत हो गया। तुमने आज अपनी सारी हद पार कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी होंगे। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं कभी तुमसे प्यार करने की गलती ना करती। ये सुनते ही विद्युत ने गुस्से के साथ उसे कार से टिका दिया और दांत पीस कर बोला, तो क्या तुमने गलती कर दी मुझसे प्यार करके? क्या इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे आशिक को मार दिया? ये सुनकर गुरूर ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विद्युत? मैंने तुमसे कहा ना कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तो अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैंने उसे सबक सिखा दिया है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने दूंगा, लेकिन सिर्फ 1 महीने। 1 महीने के अंदर तुमने अगर अच्छे से काम कर लिया और उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, तभी मैं तुम्हें आगे काम करने दूंगा। वरना 1 महीने के अंदर अंदर तुम इस कंपनी को छोड़ना होगा और ये आखिरी फैसला है मेरा। इसके आगे तुम कुछ भी नहीं कहोगी। ये कहकर विद्युत गुस्से के साथ उसे कार में बिठाते हुए बोला, और अब चुपचाप घर चलो। ये कहकर वो कार में बैठ गया और कार दूसरे पल वहां से रवाना हो गई। कुछ ही देर में वालिया पैलेस के बाहर कार आकर रुकी। विद्युत बिना कार से बाहर निकले ही बोला, अंदर जाओ। गुरूर बिना विद्युत की बातों का कोई भी जवाब दिए गुस्से के साथ कार से बाहर निकली और अंदर चली गई। इधर विद्युत उसे जाते देख गुस्से के साथ बोला, तुम पर अब हर वक्त मेरी नज़र रहेगी। इसी के साथ वो वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ जब गुरूर अंदर आई तो गेट पर ही सुष्मिता जी बेचैन होकर खड़ी थी। सुष्मिता जी को देखते ही गुरूर अपनी जगह रुक गई। वहीं सुष्मिता जी ने तुरंत गुरूर को पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब विद्युत तुम्हें इस तरह खींचते हुए लेकर गया था। प्लीज़ मुझे बताओ सब कुछ ठीक है ना? ये सुनकर गुरूर ने गहरी सांस लेकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। ये सब सुनकर सुष्मिता जी उसे ध्यान से देखने लगी। हालांकि गुरूर के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और थे। तभी सुष्मिता जी ने कहा, बेटा देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे पता है कि तुम मुझे कोई भी बातें नहीं बताती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी चाहिए। जब सुष्मिता जी ने माँ का जिक्र किया तब गुरूर का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से से बोली, माँ का जिक्र भी मत कीजिए, मुझे मेरी माँ से नफरत है। ये कहकर वो वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चली गई। सुष्मिता जी ये सुनकर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ऐसा क्या हुआ था जो इसे अपनी माँ से नफरत हो गई है? लेकिन मुझे विद्युत से बात करनी होगी, ये अभी नासमझ है। विद्युत समझदार है, वो इस तरह से इसे गुस्सा करके लड़ाई नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई।
कमरे में आते ही गुरूर गुस्से से चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगी। तोड़फोड़ करते हुए वो रोते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों क्यों लोग मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आते हैं और फिर जब मैं उन्हें प्यार करने लगती हूँ तो वो अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। आखिर क्यों मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, क्यों सब मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं? नहीं चाहिए मुझे कोई, मुझे अकेले रहना है। नहीं चाहिए किसी का प्यार, आखिर में सब मुझे धोखा दे देते हैं और सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। ये कहते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी किसी के तालियां बजाने की आवाज़ उसके कानों में गई और कोई हंसते हुए अंदर की तरफ आया। उस आवाज़ को सुनते ही गुरूर एकदम से चुप हो गई। वो पीछे मुड़ी तो वैदेही शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। वैदेही को देखकर गुरूर के एक्सप्रेशन गुस्से से भर गए। वहीं वैदेही हंसते हुए बोली, मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि विद्युत तुम्हें कभी चाह ही नहीं सकता। कुछ वक्त के लिए ही वो तुमसे दिल्लगी करेगा, उसके बाद वो तुम्हें पूरी तरह छोड़ देगा। पता नहीं क्यों पर मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। आखिर मेरे विद्युत ने तुम्हें दिखा ही दिया कि तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही मायने रखती हूँ। ये सुनते ही गुरूर गुस्से से आगे बढ़ी। उसे अपनी तरफ आते देख वैदेही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा विद्युत। अभी वैदेही अपनी बात पूरी कर भी पाती उससे पहले ही गुस्से के साथ गुरूर ने वैदेही के बालों को पीछे से पकड़ लिया और उसे ज़ोर से खींचते हुए बोली, जस्ट शट अप। जिसे तुम मेरा विद्युत कह रही हो वो मेरा पति है और मेरे पति ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है और ना ही उसने मुझे छोड़ा है, बल्कि वो मैं हूँ जिसने उसे खुद से अलग कर रखा है। इसलिए ये बकवास करना छोड़ दो और दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे वजूद से। ये कहकर वो वैदेही को बाल पकड़कर खींचते हुए सीधे अपने कमरे से बाहर लेकर जाने लगी। वैदेही दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही थी। वो दर्द से चीखते हुए बोली, गुरूर छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? प्लीज़ गुरूर, मेरे बाल, मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन गुरूर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आई और कमरे से बाहर उसे ज़ोर से धक्का देते हुए बोली, आइंदा से मुंह उठाकर कभी मेरे कमरे में मत आना। इसी के साथ उसने दरवाज़ा वैदेही के मुंह पर बंद कर दिया और वैदेही ज़मीन पर गिरी। वो हैरानी से ये सब कुछ देखती रह गई। वैदेही को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, गुरूर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो गुस्से के साथ अपनी जगह से उठी और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त नव्या हाल में साफ सफाई कर रही थी। तभी उसे कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कार रुकने की आवाज़ सुनते ही नव्या गेट की तरफ देखने लगी और तभी विधांत उसे अंदर आते हुए दिखाई दिया। विधांत को देखकर उसने उसे इग्नोर कर दिया और वापस से साफ सफाई करने लगी। ये देखकर विधांत टेढ़ा मुस्कुराया और उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रही हो? ये सुनकर नव्या के चलते हाथ रुक गए और उसने बेरुखी के साथ कहा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें इग्नोर करने वाली? सिर्फ इस घर की नौकरानी। ये सुनकर विधांत ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, काफ़ी अच्छे से पहचानती हो तुम खुद को। वेल अच्छी बात है, जहाँ बात रही नौकरानी की तो तुम नौकरानी हो, पर अभी के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर वो आगे बढ़ा और नव्या को गोद में उठाने लगा। लेकिन इस वक्त नव्या ने गुस्से के साथ विधांत को दूर धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, छूना मत मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ भी नहीं कर सकती। ऑलरेडी मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है, मैं और सहन नहीं कर सकती। आसपास मौजूद नौकर दूसरे पल ये बात सुनकर उसे देखने लगे। वही विधांत के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। वो गुस्से के साथ दांत पीसते हुए बोला, अभी के अभी सभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर नव्या एक पल के लिए सहम गई और वही नौकरों ने जब ये सुना तो वो सभी अपना सिर हिलाते हुए जल्दबाजी के साथ बाहर जाने लगे। नौकर जाते हुए आपस में बातें करते हुए बोले, आज तो ये लड़की गई। पहली बात तो बॉस ने इसे अपनी नौकरानी बनाया और उसने बॉस के साथ ऐसी बात की, मुझे लगता है बॉस शायद इसे मार ही डालेंगे। तभी दूसरे नौकर ने कहा, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए वरना बॉस हमें मार डालेंगे। इसके बाद वो सभी वहां से जल्दबाजी के साथ बाहर निकल गए और पैलेस का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते देखकर नव्या अपना थूक गटकते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो विधांत? तुम क्या करने वाले हो? देखो मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और तुम। अभी वो अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही विधांत ने उसे सोफे पर जोर से धक्का दे दिया। नव्या सोफे पर जा गिरी और तुरंत सोफे को पकड़ते हुए बोली, विधांत छोड़ दो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब भी मत आना। लेकिन विधांत उसके करीब आया और उसकी गर्दन को बुरी तरह गुस्से से चूमने लगा। ये महसूस करते ही नव्या तुरंत हकलाते हुए बोली, विधांत प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो।
लेकिन विधांत गुस्से से उसकी पूरी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे नौकरों के सामने मुझ पर चिल्लाने की? अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए वो अब उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसने जबरदस्ती उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। वो उसे गुस्से के साथ किस करने लगा। नव्या की दर्द से आह निकल गई। वो विधांत को कंधे से पकड़कर दूर धक्का देने लगी, लेकिन विधांत ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोला, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। ऑलरेडी तुमने बहुत अपने मन की कर ली है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ वो उसके साथ अपनी मनमानी करने लगा। इधर दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। विद्युत ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी नज़र पूरे कमरे में गई। पूरे कमरा तहस नहस हो चुका था। चारों तरफ कांच टूटे पड़े थे और ड्रेसिंग टेबल की भी हालत बहुत बुरी थी। उसकी नज़र बेड पर गई। बेड पर कोई नहीं था। ये देखते विद्युत के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, क्या ये लड़की यहाँ से चली गई? ये कहते हुए वो गुस्से से आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर गई। जमीन पर गुरूर को इस तरह सोए देखकर वो अपनी जगह रुक गया और दूसरे ही पल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आर यू ओके? तुम इस तरह जमीन पर क्यों सो रही हो? ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने तुरंत गुरूर को अपनी गोद में उठा लिया। गुरूर विद्युत की गोद में आते ही पूरी तरह कसमसा गई और उसके सीने में घुसने लगी। विद्युत उसे बेड पर सुलाते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास बेड नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इस तरह तकलीफ देने की? क्या तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई? ये कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी उसके सीने की गर्माहट पाकर गुरूर की आंखें खुलने लगी। उसने जब आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वो किसी की बाहों में हो। वो उन बाहों को अच्छे से जानती थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो उसके सीने पर किस करते हुए बोली, विद्युत थैंक यू सो मच, तुम हमेशा मुझे संभाल लेते हो। तभी विद्युत ने उसे खुद से अलग किया और गुस्से के साथ बोला, कैसी हालत कर रखी है तुमने? तुम्हें इस तरह से खुद को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तभी अचानक से गुरूर की आंखें पूरी तरह खुली और दूसरे पल उसने गुस्से से विद्युत को दूर धक्का दे दिया और विद्युत के एक्सप्रेशंस बदल गए। तभी गुरूर ने कहा, मैं उस वक्त नींद में थी, ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें कोई थैंक यू बोला है। ये कहकर वो तुरंत उससे दूर जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे बैठ कर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ये कहकर वो नीचे झुका और उसने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। उसके होठों को महसूस करते ही गुरूर ने गुस्से से उसके होठों पर जोर से काट लिया और दूसरे पल विद्युत के होठों का खून गुरूर को अपने होठों पर महसूस हुआ और उसकी आंखें बड़ी हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 74, ए रोमांटिक पूल नाइट। अब आगे अल्पविराम। इधर दूसरी तरफ मैसूर में हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त आरव हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था। डॉक्टर उसके हाथों की ड्रेसिंग कर रहे थे। आरव की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी। तभी सामने खड़े असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, बॉस हमें माफ़ कर दीजिए, हमने विद्युत वालिया को अंदर जाने से बहुत रोका था, पर आपको पता है ना कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाए। आरव गुस्से के साथ असिस्टेंट को देखते हुए बोला, अगर तुम सब कुछ नहीं कर पाए तो अब अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। मुझे तुम जैसे डरपोक और कामचोर असिस्टेंट या गार्ड्स नहीं चाहिए। अभी के अभी मेरे सारे गार्ड्स रिप्लेस करो और सारे हाई स्टैंडर्ड गार्ड्स लेकर आओ जो उस विद्युत वालिया से लड़ सके। तुम सब के होने के बावजूद भी वो मेरे केबिन में आया और मुझे गोली मार कर चला गया और तुम सब कुछ भी नहीं कर पाए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर असिस्टेंट घबरा गया और घबराते हुए बोला, बॉस हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आखिरी मौका दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, प्लीज़ बॉस हमें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर आरव गुस्से से बोला, पता लगाओ कि उस विद्युत वालिया की शादी कब उस गुरूर से हुई और उनकी शादी को कितना वक्त हुआ और उनकी शादी में क्या वाकई प्यार है या सिर्फ और सिर्फ ये ज़बरदस्ती की शादी है, क्योंकि उस लड़की को देखकर मुझे कहीं से नहीं लगा कि उसे विद्युत वालिया से प्यार भी है। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें, हम अभी के अभी ये पता लगा कर आते हैं। ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। तभी डॉक्टर ने कहा, कुछ दिनों के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। इसके जवाब में आरव ने बस अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद आरव गुस्से से अपने हाथों को देखते हुए बोला, विद्युत वालिया, आज जितना भी खून मेरा बहा है उससे दुगना खून मैं तुम्हारा बहा कर रहूँगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। हमारे बीच दुश्मनी पहले से थी, लेकिन तुमने आज मुझ पर हमला करके दुश्मनी को हवा दे दी है और अब ये दुश्मनी आग की तरह बढ़ेगी। ये कहते हुए आरव की आंखों में नफरत थी। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में इस वक्त वैदेही कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा और चिढ़कर बोली, ये रजनीश मेरे पास क्यों हर वक्त कॉल करता रहता है। उसने कॉल पिक किया और बोली, क्या काम है तुमको मुझसे? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ विद्युत से लेना देना है।
जब तक मैं विद्युत को पूरी तरह हासिल नहीं कर लेती तब तक तुम्हें मैसूर नहीं मिल सकता। फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? उधर से रजनीश ने कहा, मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है, क्या तुम आज रात आओगी? अचानक से वैदेही के भाव बदल गए और उसने तुरंत आसपास देखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच वो सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया है। मैं तुमसे अब उस तरह से अटैच नहीं हूं, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये सुनकर रजनीश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन मैं तुमसे आज भी उसी तरह अटैच हूं। मुझे आज रात तुम चाहिए हो और अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारी सच्चाई विद्युत से और पूरी दुनिया वालों से बता दूंगा। ये सुनते ही वैदेही की आंखों में डर आ गया। उसने डरते हुए कहा, रजनीश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, भूलो मत अगर मैं फंसी तो तुम भी फंसोगे। उधर से रजनीश हंसते हुए बोला, मुझे डर नहीं है, मैं तो एक आदमी हूं, मैं खुद को संभाल लूंगा, लेकिन तुम एक औरत हो और तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी। तुम्हें पता है ना कि आगे क्या होगा? फिर तुम विद्युत को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। विद्युत कभी तुमसे शादी नहीं करेगा और जो ख्वाब तुमने मैसूर की महारानी बनने का देखा है वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ये सब सुनकर अब वैदेही काफी ज्यादा पैनिक करने लगी। उसने फिर गुस्से के साथ कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? इसके जवाब में उधर से रजनीश ने कहा, तुम्हें आज रात चाहता हूं मैं। वैदेही ने दांत पीस कर कहा, क्यों? बाकी लड़कियों का क्या हुआ? क्या वो सब तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है? इसके जवाब में रजनीश ने हंसते हुए कहा, जो तुम में बात है वो बाकी लड़कियों में नहीं है। तुम ही इकलौती लड़की हो जो मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर पाती हो, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जिसके साथ ही कॉल कट हो गया। वैदेही ने गुस्से के साथ फोन को बेड पर पटक दिया और बोली, रजनीश मुझे नहीं पता था कि इस तरह आस्तीन का सांप बनेगा जो बाद में मुझे ही डमसेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक बार विद्युत से मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी। ये कहते हुए उसने एक नज़र बाहर की तरफ देखा। अब तक रात हो चुकी थी, जिसे देखकर वो अपनी जगह से उठी और सीधे बाहर की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ विद्युत के रूम में इस वक्त गुरूर गुस्से से विद्युत को देख रही थी। तभी विद्युत गुस्से के साथ बोला, इनफ, मैंने तुमसे ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत तुमने आज मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। तुमने ऐसा फील करवाया जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुमने फिर से मुझे परेशान कर दिया, तुमने अपनी औकात दिखा दी। विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मुझे वो पसंद नहीं है, फिर तुम मेरे साथ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें तो उसके साथ काम नहीं करना चाहिए बल्कि उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन तुम जबरदस्ती उसके साथ काम करने जा रही हो। ये सुनकर गुस्से के साथ गुरूर तकिए से सिर टिकाते हुए बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा है या बुरा है, मुझे बस अपने काम से लेना देना है और तुमने उसके साथ जो किया है मुझे नहीं लगता कि वो अब चाहकर भी मेरे रास्ते में आएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ये कहकर उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और सो गई। विद्युत उसे गुस्से से खड़ा हुआ देखता रहा और फिर वहां से बाहर की तरफ चला गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे जब गुरूर को ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके चेहरे को सहला रहा था। उसकी आंखें खुल गई। उसने धीरे से कसमसाते हुए जब करवट बदली तो मुंह बनाकर बोली, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे सोने दो। लेकिन तभी विद्युत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर गुरूर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? विद्युत उसे लेकर बाहर की तरफ निकल गया। उसने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। गुरूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि विद्युत उसे कहाँ लेकर जा रहा था। पर तभी विद्युत उसे लेकर पूल एरिया में आया और जब गुरूर ने पूल एरिया का नज़ारा देखा तो वो शॉक्ड हो गई। चारों तरफ वहां लाइटिंग थी और पूल को काफ़ी अच्छे तरीके से डेको किया गया था। पूल में रेड रोजेस के पेटल्स पड़े हुए थे जो उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल दे रहे थे। विद्युत ने गुरूर को नीचे उतार दिया। गुरूर आसपास देखते हुए बोली, वाह, ये सब किसने किया? तभी विद्युत उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, मेरे अलावा और कौन कर सकता है? ये सुनकर गुरूर हैरानी के साथ बोली, लेकिन तुमने आधी रात को ऐसा प्लान क्यों किया? आखिर तुम्हारे इरादे क्या है? इसके जवाब में विद्युत उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, मेरे इरादे कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं। ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? और क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर विद्युत उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने आज तुम पर गुस्सा किया, मैंने कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हें कभी वो प्यार नहीं मिला जो तुम चाहती थी और तुम्हारा पहला प्यार ही धोखेबाज था। मैं नहीं चाहता था कि जब तुमने दोबारा मुझसे प्यार किया तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह से गलत साबित होऊं।
मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा साबित होना चाहता हूँ और तुम्हारा एक बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर विद्युत ने गुरूर के हाथ को पकड़ा और वो अपने घुटनों के बल झुक गया। गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और फिर विद्युत ने उसकी रिंग फिंगर में एक डायमंड की छोटी सी रिंग पहना दी। उस रिंग को देखते ही गुरूर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, विद्युत तुमने मेरे लिए ये रिंग कब ली? इसके जवाब में विद्युत ने उसके हाथ पर किस किया और बोला, क्या तुम्हें याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तब हम एक मॉल से होकर गुजर रहे थे? जब विद्युत ने ये कहा तो अचानक से गुरूर के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का एक सीन आने लगा और जैसे ही उसको ये याद आया वो हैरानी के साथ बोली, सीरियसली? क्या तुमने मेरी इतनी सी छोटी सी चीज़ को नोटिस किया और तुमने मुझे ये दिला दी? इसके जवाब में विद्युत ऊपर उठा और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस करता हूँ, फिर चाहे तुमने उसे एक नज़र भर क्यों ना देखा हो। ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ी और विद्युत के सीने से लगते हुए बोली, विद्युत आई एम सॉरी। मैंने तुम पर भी बेवजह गुस्सा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जबकि मुझे पता है कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी और आई रियली लव यू। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करती हूँ। मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें पता है जब वो आरव मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था तब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारे अलावा अगर मुझे कोई और छुएगा तो मैं गंदी हो जाऊंगी। ये सब सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। वो गुस्से से बोला, इसीलिए मुझे आरव से नफरत है, इसलिए मैंने उसे गोली मारी और अगर मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त उसे मौत दे देता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। पर अब अगर उसने दोबारा तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी की तो तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। विद्युत को गुस्से में देखकर गुरूर तुरंत उससे अलग हुई और बोली, ओके ओके विद्युत शांत हो जाओ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मैं भी उसे पसंद नहीं करती, मैं तो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उसकी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। बट आई प्रॉमिस अगर उसने अब मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं सबसे पहले तुम्हें आकर बताऊंगी और फिर तुम्हें जो भी करना होगा तुम उसके साथ करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये कहकर तो फिर से विद्युत के सीने से लग गई। तभी विद्युत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी विद्युत उसे लेकर सीधे पूल के अंदर जाने लगा। ये देखकर गुरूर तुरंत विद्युत को पकड़ते हुए बोली, विद्युत तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे पूल में क्यों लेकर जा रहे हो? मैं इतनी रात को स्विमिंग नहीं करना चाहती। तभी विद्युत उसे पूल के अंदर लेकर आया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें स्विमिंग करने के लिए किसने कहा? ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी विद्युत उसे अपनी गोद में लिए ही पूल के अंदर पूरी तरह डूब गया। गुरूर ने एक पल के लिए एकदम से विद्युत को कसकर पकड़ लिया और फिर विद्युत ने उसे ऊपर की तरफ उठाया और गुरूर तुरंत गहरी गहरी सांस लेकर बोली, विद्युत क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अभी अभी मैंने तुम्हें प्रपोज किया है और अभी अभी तुमने मुझे रिंग भी पहनाई है, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे मार दोगे? तभी विद्युत ने उसे पूल की वॉल से टीका दिया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी और आज हम दोनों सही मायने में एक होंगे। ये सुनते ही गुरूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया तो विद्युत आगे बढ़ा और उसके होठों को अपने होठों में लेने लगा। गुरूर की आंखें बंद हो गई और उसने विद्युत के कंधे पर अपने हाथ रख लिए और विद्युत उसे गहराई से किस करने लगा। किस करते करते वो उसके बालों को सहलाने लगा। तभी गुरूर को सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो विद्युत से थोड़ा अलग होते हुए बोली, विद्युत मुझे लगता है कि हमें कमरे में चलना चाहिए, यहाँ हमें कोई देख लेगा, ये सही नहीं है। लेकिन इसके जवाब में विद्युत उसको गर्दन पर किस करते हुए बोला, डोंट वरी हमें कोई नहीं देखेगा और इस वक्त तो चाहकर भी यहाँ कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये पूरा एरिया मेरा है, बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सुनकर गुरूर को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो गया और फिर तभी विद्युत वापस से आगे बढ़ा और उसके कपड़ों को खोलने लगा। ये देखकर गुरूर ने हिचकिचाते हुए कहा, विद्युत क्या तुम वाकई यहाँ पर करने वाले हो? प्लीज़ रहने दो विद्युत, हम कमरे में चलते हैं। लेकिन विद्युत ने वापस से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। इसी के साथ वो फिर से किस करने लगा। इस बार की किस में गुरूर भी पूरी तरह डूब गई और उसने भी विद्युत की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और गहरी सांस लेकर बोली, अगर हम इस तरह से यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम समझ रहे हो ना? ये कहते हुए उसने अपनी नज़र नीचे झुका ली। उसकी बात को समझते हुए विद्युत गहरी स्माइल के साथ बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन की फिक्र हो रही है, पर मैं आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई।
कुछ ही देर में उस पूल में गुरूर की आहों की आवाजें गूंजने लगे और उसकी सिस्कियां शोर मचाने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। 75 गुरूर की बेशर्मी मुझे एनर्जी चाहिए। अब आगे अल्पविराम। तभी विद्युत ने उसे पूल की वॉल से टीका दिया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी और आज हम दोनों सही मायने में एक होंगे। ये सुनते ही गुरूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया तो विद्युत आगे बढ़ा और उसके होठों को अपने होठों में लेने लगा। गुरूर की आंखें बंद हो गई और उसने विद्युत के कंधे पर अपने हाथ रख लिए और विद्युत उसे गहराई से किस करने लगा। किस करते करते वो उसके बालों को सहलाने लगा। तभी गुरूर को सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो विद्युत से थोड़ा अलग होते हुए बोली, विद्युत मुझे लगता है कि हमें कमरे में चलना चाहिए। यहाँ हमें कोई देख लेगा, ये सही नहीं है। लेकिन इसके जवाब में विद्युत उसको गर्दन पर किस करते हुए बोला, डोंट वरी, हमें कोई नहीं देखेगा और इस वक्त तो चाहकर भी यहाँ कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये पूरा एरिया मेरा है। बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सुनकर गुरूर को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो गया और फिर तभी विद्युत वापस से आगे बढ़ा और उसके कपड़ों को खोलने लगा। ये देखकर गुरूर ने हिचकिचाते हुए कहा, विद्युत क्या तुम वाकई यहाँ पर करने वाले हो? प्लीज़ रहने दो विद्युत, हम कमरे में चलते हैं। लेकिन विद्युत ने वापस से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। इसी के साथ वो फिर से किस करने लगा। इस बार की किस में गुरूर भी पूरी तरह डूब गई और उसने भी विद्युत की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और गहरी सांस लेकर बोली, अगर हम इस तरह से यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना? ये कहते हुए उसने अपनी नज़र नीचे झुका ली। उसकी बात को समझते हुए विद्युत गहरी स्माइल के साथ बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन की फिक्र हो रही है, पर मैं आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। कुछ ही देर में उस पूल में गुरूर की आहों की आवाज़ें गूंजने लगे और उसकी सिस्कियां शोर मचाने लगी। अगली सुबह फ़ोन रिंग की आवाज़ से गुरूर की नींद खुली। उसने जब अपनी आंखें खोली तब वो हल्के से दर्द में कराह उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रात भर उसके ऊपर किसी ने रोलर कोस्टर की राइड ली हो। उसने कसमसाते हुए करवट बदली और टेबल से अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते वक्त उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई और वो चारों तरफ देखने लगी। वहाँ विद्युत कहीं नहीं था। ये देखकर वो कॉल बिना देखे पिक करते हुए नींद भरी आवाज़ में बोली, कौन है जो सुबह सुबह मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है? उधर से आवाज़ आए, क्या तुम ऑफिस आज भी नहीं आओगी? अगर तुम आज नहीं आई तो तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकती हो। मैं समझ लूँगा कि तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ तुम्हारा पति ही तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस आवाज़ को सुनते ही गुरूर जो नींद में थी वो पूरी तरह से जाग गई और दूसरे पल वो गुस्से के साथ बोली, आरव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास कॉल करने की? क्या कल जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या फिर से तुम मेरे पति के हाथों मार खाना चाहते हो? उधर से आरव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे पति और मेरा रिश्ता अब दुश्मनी में बदल चुका है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी भी प्यार भरा है। मैं तुम पर से गिव अप नहीं करूंगा और अब जब तुम विद्युत वालिया की बीवी हो तब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और अब तुम ऑफिस आ जाओ। आज हमारी एक इंटरनेशनल मीटिंग है जिसमें तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है एज ए ट्रांसलेटर, इसलिए चुपचाप ऑफिस पहुंच जाओ। इसके जवाब में गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही आरव ने कॉल कट कर दिया। ये देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, आखिर ये आरव खन्ना खुद को समझता क्या है? मैं इसके ऑफिस में ज़्यादा दिन तक काम नहीं करूंगी और इसे क्या लगता है मैं बिना विद्युत के कुछ भी नहीं हूँ? इसे मैं दिखा दूंगी कि मैं बिना विद्युत के भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे हॉल में आए, लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग एरिया की तरफ पहुंची और वहां का नज़ारा देखकर उसके कदम अपनी जगह रुक गए। दूसरे ही पल वो गुस्से के साथ बोली, विद्युत तुम यहाँ इस लड़की के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हो और तुम वहाँ मुझे अकेले छोड़कर चले आए। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ विद्युत की तरफ बढ़ने लगी, जहां इस वक्त उसके करीब वैदेही खड़ी थी और वैदेही विद्युत की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और उससे प्यार से बात कर रही थी। ये देखकर गुरूर का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था, लेकिन जब उनके कानों में गुरूर की आवाज़ गई तो विद्युत ने गुरूर की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय फुट, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो बिना कुछ भी सोचे समझे सीधे जाकर विद्युत की गोद में बैठ गई। वहाँ नीलेश जी और सुष्मिता जी ऑलरेडी मौजूद थे और वैदेही ने जैसे ही ये सीन दिखा उसके हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद हो गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेकिन विद्युत के एक्सप्रेशंस नहीं बदले।
उसने गुरूर की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें सुबह सुबह गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो आज रेस्ट करने की जरूरत है। तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? विद्युत की ये बात सुनकर गुरूर के दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत अपनी थकी हुई आवाज में वैदेही को देखते हुए बोली, वैदेही क्या तुम मेरे लिए एक एनर्जी सूप बना सकती हो? ये सुनकर वैदेही उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम्हें एनर्जी सूप की क्या जरूरत है? वैसे ही तुम सभी घर वालों का खून पीती हो, क्या तुम्हें उससे ताकत नहीं मिलती? ये सुनकर गुरूर मुस्कुरा दी और बोली, एक्चुअली कल मैं और विद्युत एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे और मैं तुम्हें बता दूं विद्युत बेड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, इसलिए मेरी बॉडी को एनर्जी सूप की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे एनर्जी सूप बना कर दे दोगी, जैसे अभी तुमने विद्युत को ब्रेकफास्ट दिया, तो मैं तुम्हारी थैंकफुल हो जाऊंगी। उसके मुंह से ये सारी बात सुनकर वैदेही ऊपर से नीचे तक पूरी तरह लाल हो गई और वो गुस्से के साथ दांत पीस कर बोली, क्या कल क्या तुम्हारे और विद्युत के बीच वो सब कुछ हुआ था? इसके जवाब में गुरूर ने मुस्कुरा कर कहा, ऑफकोर्स कल विद्युत ने मुझे आधी रात को एक पूल सरप्राइज दिया था। इनफैक्ट तुम्हें मेरे हाथों में ये डायमंड रिंग दिख रही है। ये कहकर गुरूर अपने हाथों में मौजूद उस डायमंड रिंग को वैदेही को दिखाने लगी, जो कल विद्युत ने उसे पहनाई थी। उस रिंग को देखकर अब वैदेही और भी ज्यादा गुस्से से बौखलाते हुए बोली, विद्युत ये सब क्या सुन रही हूं मैं? क्या तुम इस लड़की को वाकई पसंद करने लगे हो? क्या तुम वाकई अब इससे प्यार कर रहे हो? तभी विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, इसमें पसंद करने वाली या नापसंद करने वाली बात नहीं है। वो मेरी बीवी है और उसका हक बनता है खुश रहने का, और मैं उसका पति हूँ। एक पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे खुश रखूं, और मुझे पता है मेरी बीवी इन सब चीज़ों से खुश रहती है। ये सब सुनकर वैदेही अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो गुस्से से बोली, गुरूर तुम मेरे सामने शो ऑफ करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुमने विद्युत को पूरी तरह से भड़का दिया है और वो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुनेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगी। तुम उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकती। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, वो मेरे पति हैं। मैं उनका चाहे सही फ़ायदा उठाऊं या गलत फ़ायदा उठाऊं, इससे तुम जैसी मिस्ट्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जाओ, जाकर मेरे लिए एनर्जी सूप लेकर आओ। ये कहकर वो विद्युत की बाहों में बाहें डालते हुए प्यार से बोली, विद्युत तुम्हें पता है ना कि कल रात तुमने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया था, तो अब इस लड़की से बोलो कि ये मुझे जल्द से जल्द एनर्जी सूप ला कर दे, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी विद्युत ने वैदेही को घूरते हुए कहा, क्या तुम जाओगी या फिर तुम यहाँ पर खड़ी रहोगी? ये सुनकर वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत क्या तुम वाकई मुझे ये बात कह रहे हो? इसके जवाब में विद्युत ने कहा, ऑफकोर्स यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? वैदेही ना चाहते हुए भी अपने पैर पटकते हुए सीधे किचन के तरफ बढ़ गई। ये सब देखकर गुरूर हंसने लगी और विद्युत के गाल पर किस करते हुए बोली, कुछ देर पहले जब मैंने वैदेही को तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व करते देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि शायद तुम फिर से बदल गए, लेकिन अभी जिस तरह तुमने उस वैदेही को कहा और मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये कहकर उसने फिर से विद्युत के गाल पर किस कर लिया, पर तभी नीलेश जी खांसने लगे। उनको खांसते देख गुरूर को एक सेकंड के लिए एहसास हुआ कि वो इस वक्त नीलेश जी और सुष्मिता जी के सामने है। ये महसूस करते ही गुरूर का चेहरा लाल हो गया। वो ना चाहते हुए भी जल्दबाजी के साथ विद्युत की गोद से उठने लगी, लेकिन तभी विद्युत टेढ़ी स्माइल के साथ उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, वो सब ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी तरह मेरे करीब रहो, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर उसने उसकी कमर को सहलाया और गुरूर का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। उसने अपने तिरछी नज़रों से नीलेश जी और सुष्मिता जी को देखा, जो अब वहाँ से उठने की तैयारी कर रहे थे, और कुछ ही देर में वो दोनों ही वहाँ से बिना कुछ कहे जल्दबाजी के साथ चले गए। उनको जाते देखकर गुरूर ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड कि वो चले गए, वरना मुझे बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था और मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। तभी विद्युत ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान मेरे ऊपर था। तुम्हें पता है आजकल तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे देखती हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मुझसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही गुरूर के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने विद्युत को हक कर लिया और अपने सामने आ रही वैदेही को देखकर विद्युत से प्यार से बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विद्युत, हम दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है और अब हम दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये कहकर वो प्यार से विद्युत की गर्दन पर किसिस करने लगी। वैदेही जो अपने हाथों में एनर्जी सूप का बाउल लेकर बाहर निकल ही रही थी, ये सब देखकर उसके कदम रुक गए और वो गुस्से से दांत पीसने लगी। तभी गुरूर वैदेही को देखते हुए बोली, मुझे क्या अब तुम सूप दोगी या हमें इस तरह से घूरती ही रहोगी? इस आवाज़ को सुनकर विद्युत ने भी पीछे की तरफ देखा तो वैदेही विद्युत की नज़रों को देखकर जल्दबाजी के साथ उसकी तरफ आए और बोली, विद्युत मैं आज एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? ये सुनकर विद्युत गुरूर को देखते हुए बोला, मैं अपनी बीवी को उसके ऑफिस ड्रॉप करने जा रहा हूँ।
ये सुनते ही वैदेही की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से के साथ बोली, विद्युत तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इससे पहले भी मैंने तुमसे कितनी बार ड्रॉप करने के लिए कहा है और तुमने मुझे ड्रॉप किया भी है। तो फिर अब तुम मुझे ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी बचपन की दोस्त को भूल गए? क्या तुम्हारी बीवी अब इतनी ज़्यादा तुम्हें प्यारी हो चुकी है? तभी इसका जवाब गुरूर देते हुए बोली, ऑफकोर्स मेरे पति को अब मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। खासकर तुम जैसी बचपन की दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं, जो दोस्त से ज़्यादा कुछ और ही बनने की कोशिश करती है। ये सुनते ही वैदेही को बहुत इंसल्ट महसूस हुई। वो गुस्से से बोली, विद्युत आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम कुछ कहते क्यों नहीं इस लड़की को? प्लीज़ इसे कुछ तो कहो, ये अपनी हदें पार कर रही है। इसे पता है ना कि मैं सबसे पहले तुम्हारी लाइफ में आई थी, तो फिर ये क्यों इस तरह बिहेव कर रही है? तभी विद्युत में बिना किसी भाव के कहा, वैदेही घर में और भी बहुत सारी कार्स है और ड्राइवर है, तुम उनके साथ जा सकती हो। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा तो गुरूर भी अपनी जगह से उठते हुए प्यार से बोली, अभी चलो चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। ये कहकर उसने विद्युत की बाहों में बाहें डाली और वो वैदेही को आंखें दिखाकर उसके साथ बाहर की तरफ निकल गई। वहीं वैदेही ये सब कुछ बस गुस्से के साथ देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त नव्या सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो कुछ सोचे ही जा रही थी। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने मिस्टर विद्युत के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सब करके मैंने ठीक किया? और क्या गुरूर और मिस्टर विद्युत के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक होगा? जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैंने इस बारे में एक बार भी उनसे नहीं पूछा। क्या मुझे उनके पास कॉल करना चाहिए? हाँ, एक बार मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे शौर्य के बारे में भी जानना है। शौर्य मेरा पहला प्यार था, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत ऐसी होगी। अगर मुझे एहसास होता तो कभी मैं शौर्य से प्यार ही ना करती। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसने अपना फ़ोन उठाया और डायरेक्ट विद्युत के पास कॉल डायल कर दिया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी 76। तुम सिर्फ बेड पर मुझे खुश रखते हो। अब आगे अल्पविराम। ये सुनते ही वैदेही को बहुत इंसल्ट महसूस हुई। वो गुस्से से बोली, विद्युत आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम कुछ कहते क्यों नहीं इस लड़की को? प्लीज़ इसे कुछ तो कहो, ये अपनी हदें पार कर रही है। इसे पता है ना कि मैं सबसे पहले तुम्हारी लाइफ में आई थी, तो फिर ये क्यों इस तरह बिहेव कर रही है? तभी विद्युत में बिना किसी भाव के कहा, वैदेही घर में और भी बहुत सारी कार्स है और ड्राइवर है, तुम उनके साथ जा सकती हो। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा तो गुरूर भी अपनी जगह से उठते हुए प्यार से बोली, अभी चलो चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। ये कहकर उसने विद्युत की बाहों में बाहें डाली और वो वैदेही को आंखें दिखाकर उसके साथ बाहर की तरफ निकल गई। वहीं वैदेही ये सब कुछ बस गुस्से के साथ देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त नव्या सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो कुछ सोचे ही जा रही थी। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने मिस्टर विद्युत के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सब करके मैंने ठीक किया? और क्या गुरूर और मिस्टर विद्युत के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक होगा? जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैंने इस बारे में एक बार भी उनसे नहीं पूछा। क्या मुझे उनके पास कॉल करना चाहिए? हाँ, एक बार मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे शौर्य के बारे में भी जानना है। शौर्य मेरा पहला प्यार था, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत ऐसी होगी। अगर मुझे एहसास होता तो कभी मैं शौर्य से प्यार ही ना करती। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसने अपना फ़ोन उठाया और डायरेक्ट विद्युत के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ कार में इस वक्त गुरूर विद्युत की गोद में बैठी हुई थी और वो विद्युत के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर किस कर रही थी। विद्युत उसकी कमर को सहला रहा था। कार का पार्टीशन ऑन था और कार रफ्तार के साथ चल रही थी। तभी गुरूर विद्युत की गर्दन पर किस करने लगी। विद्युत उसके कान में बोला, क्या कल मैंने तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं किया जो तुम वापस से वाइल्ड हो रही हो? इसके जवाब में गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से तुमने मुझे प्रपोज किया है तब से मैं तुम्हें एक मिनट भी नहीं छोड़ना चाहती। ये कहकर वो उसे किस करने लगी और विद्युत ने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया। गुरूर का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया और अब विद्युत उसे गहराई से चूम रहा था। तभी कुछ ही वक्त में विद्युत ने गुरूर को कार को सीट पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसको अब वाइल्ड होते देख गुरूर ने कहा, विद्युत तुम तो अभी तक मना कर रहे थे, अब तुम खुद ही मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो। इसके जवाब में विद्युत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें देखकर मैं भी अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ये कहकर वो वापस से उसके होठों को अपने होठों में लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस वक्त उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन रिंग की आवाज़ से गुरूर ने चिढ़कर कहा, इस वक्त कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है? मुझे तुम्हारा कॉल रिंग करता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए वो पॉकेट को घूरने लगी जिसमें फ़ोन रिंग कर रहा था। तभी विद्युत ने अपनी पॉकेट से एक हाथ से फ़ोन निकाला और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शायद इंपॉर्टेंट कॉल होगी।
ये कहकर उसने फ़ोन को अपने हाथ में लिया, लेकिन इस वक्त गुरूर ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और गुस्से के साथ कहा, ऐसा किसका इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है जिसे तुम बीच में ही रुक कर ऐसे रिसीव कर रहे हो। ये कहकर उसने जैसे ही कॉलर आईडी पर नाम देखा, उसके भाव बदल गए। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, ये नव्या कौन है। ये सुनकर विद्युत के भी एक्सप्रेशन सर्द हो गए। उसने गुरूर के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, इधर दो मुझे। लेकिन गुरूर ने गुस्से से विद्युत के हाथ से फ़ोन वापस ले लिया और बोली, कौन है ये, अभी मेरे सामने कॉल रिसीव करो। ये सुनकर विद्युत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम इसे जानती हो। गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, कौन है ये जिसे मैं जानती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी विद्युत ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, ये वही लड़की है जो तुम्हारी तरह है। जैसे ही विद्युत ने ये कहा, गुरूर पूरी तरह हैरान हो गई और दूसरे पल उसे सब कुछ समझ आ गया। वो एक सेकंड के लिए भूल चुकी थी। फिर उसने गुस्से के साथ कहा, ये लड़की तुम्हारे पास कॉल क्यों कर रही है। विद्युत, तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं तुम्हारे पास किसी भी लड़की का कॉल आता है तो। इसके जवाब में विद्युत ने कहा, मैंने कहा ना इम्पॉर्टेंट कॉल होगी। ये कहकर उसने अब फ़ोन उसके हाथ से ले लिया और कॉल रिसीव करते हुए बिना किसी भाव के बोला, व्हाट हैपन। उधर से नव्या की आवाज़ आई, क्या मैंने गलत वक्त पर आपको डिस्टर्ब कर दिया। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत कॉल को स्पीकर पर रखो, मैं सुनना चाहती हूँ आखिर तुम दोनों ऐसी कौन सी बात कर रहे हो। इधर सोफे पर बैठी नव्या के फ़ोन पर गुरूर की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसे समझ आ गया और उसने तुरंत कहा, मिस्टर विद्युत, शायद इस वक्त आपकी बीवी गुरूर आपके साथ है, वो कहीं गलत ना समझे। आप फ़ोन को स्पीकर पर डाल दीजिए, वैसे भी आपने तो उन्हें अब तक मेरे बारे में बता ही दिया होगा, तो मुझे इस तरह बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी विद्युत ने गहरी सांस ली और कॉल को स्पीकर पर डालते हुए कहा, ओके फाइन, तुम सुन सकती हो कि मैं उससे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रही हो। गुरूर इस पर कुछ नहीं बोली और बस नव्या की बातें सुनने लगी। तभी विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स, और तुम्हारी वजह से मैं सच के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। उधर से नव्या ने मुस्कुराकर कहा, थैंक गॉड, वरना मुझे लगा कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप सच तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर मेरे करने का कोई मतलब नहीं होगा। मुझे खुशी हो रही है। तभी विद्युत ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो, क्या तुम अपने घर पर हो, क्योंकि मैं उसके बाद बिजनेस ट्रिप पर चल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी उधर से नव्या की आवाज़ आनी बंद हो गई और वही गुरूर ने ये सुना तो उसका मुंह बन गया। उधर नव्या के जहन में सारी बातें चलने लगी, जिस तरह से विधांत ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की, जिस तरह से वो उसके साथ हर रोज़ ज़बरदस्ती करता है, वो सब कुछ सोचकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं अपने घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैंने तो बस इसलिए आपके पास कॉल किया थी क्योंकि मुझे जानना था कि मेरी वजह से आपकी बीवी और आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं आ गई। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके जवाब में विद्युत अभी कुछ कहता उससे पहले ही गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे और विद्युत के बीच सब कुछ ठीक है और हम दोनों के बीच कुछ बिगाड़ने की अभी किसी में कोई औकात नहीं है, और आइंदा से मेरे विद्युत के पास कॉल मत करना। ऑलरेडी तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं भी तुम्हारी थैंकफुल हूँ, लेकिन मैं अपने पति को अब संभाल सकती हूँ, इसलिए तुम कॉल कट कर सकती हो। ये कहते हुए उसने नव्या का इंतजार भी नहीं किया और उसने खुद ही कॉल कट कर दिया। इधर नव्या ने जब गुरूर की ऐसी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, गुरूर बहुत ज़्यादा मिस्टर विद्युत से प्यार करती है, इन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन एक मेरी ही जिंदगी ऐसी है जहां ना तो प्यार है और ना ही कोई इज्जत मान सम्मान है। तभी पीछे से एक गहरी आवाज़ आई, तुम्हें मैं किस तरह से इज्जत दूं? बेड पर तुम्हें खुश रखता हूं, क्या ये कम है? ये सुनकर नव्या के भाव बदल गए। वो तुरंत पीछे मुड़ी और गुस्से से विधांत को देखते हुए बोली, विधांत, बेड पर खुश रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक लड़की को दिल से खुश रखना बहुत बड़ी बात है, जो तुम जैसा घटिया इंसान तो कभी नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और सीधे अंदर की तरफ जाने लगी। वहीं विधांत ये सुनकर गुस्से से उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम दिल से खुश नहीं हो? ये सुनते ही नव्या के कदम रुक गए और वो सरकास्टिक होकर बोली, क्या तुम वाकई मुझसे ये बात पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ दिल से खुश हूं या नहीं? क्या तुम्हें मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ दिल से खुश नहीं हूँ? आखिर तुमने मुझे किस तरह से खुश रखा है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ दी है, खुश रखना तो दूर की बात है। तुम्हारे पास आकर मैंने हंसना छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से हंसूँ और किस तरह से अपने दिल को खुश रखूँ। सिर्फ रोने के अलावा और कुछ मुझे नसीब नहीं हुआ।
ये कहते हुए वो गुस्से से वहां से सीधे कमरे की तरफ चली गई। विधांत उसकी ये सारी बातें बस गुस्से से सुनता रह गया और फिर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में विद्युत ने अपनी कार खन्ना इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। गुरूर कार से बाहर निकलते हुए बोली, विद्युत तुम दोबारा उस नव्या से बात मत करना और वैदेही से भी दूर रहना। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी और तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर हम साथ में डिनर करेंगे, ओके। ये सुनकर विद्युत ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, और तुम उस आरव से दूर रहोगी। अगर तुम उसके जरा भी करीब गई तो तुम जानती हो आगे क्या होगा। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे पूरी तरह दूर रहूंगी। जिसके बाद वो वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं विद्युत उसे जाते हुए देखता रहा। तभी फ्रंट सीट पर बैठे गार्ड को उसने घूरते हुए कहा, इस पूरी खन्ना बिल्डिंग के आसपास मेरे गार्ड्स लगा दो और उस आरव खन्ना पर अपनी नज़र रखो और उसके पीछे भी गार्ड्स लगा दो। ये सुनकर उस गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया और फिर विद्युत की कार सीधे वालिया इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ शेखावत पैलेस में इस वक्त रजनीश अपने कमरे में था और वो बार बार गेट की तरफ ही देख रहा था। तभी दरवाजा खुला और वैदेही अंदर की तरफ आने लगी। वैदेही को देखते ही रजनीश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे पास आओ। वैदेही ये सब देखकर गुस्से से बोली, तुम्हें पता भी है मेरे साथ उस घर में क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर रजनीश रुक गया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस घर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, लेकिन पता नहीं तुम्हें उस विद्युत में क्या ऐसा दिखाई दे रहा है जो तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और अब यहाँ पर मेरे सामने रोने का ड्रामा मत करना, क्योंकि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर उसने फिर से अपनी बाहें फैला दी। वही वैदेही ये सब सुनकर अपने आंसू बहाते हुए बोली, रजनीश तुमने कभी मेरी फिक्र नहीं की, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब था। तुमने बस इस्तेमाल किया है मेरा। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि वहाँ वो गुरूर मेरे साथ कितना बुरा सलूक करती है। तुमने कहा था कि तुम उसे मार दोगे, लेकिन अभी तक तुमने उसका कुछ भी नहीं किया। आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओगे या नहीं, या फिर मैं इंडिया छोड़कर चली जाऊं, जहां पहले थी वहीं पर रहूं। ये सारी बातें सुनकर रजनीश गुस्से से अपनी जगह से उठा और वैदेही की बाहों को पकड़ते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी, क्यों उसके पास रह रही हो? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? मैंने तो तुमसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें अपने इस पैलेस की महारानी बना दूंगा। तभी ये सुनकर वैदेही गुस्से से दांत भींचते हुए बोली, तुम सिर्फ मुझे इस पैलेस की महारानी बनाओगे, लेकिन विद्युत मुझे पूरे मैसूर की महारानी बनाएगा। तुम्हें पता भी है विद्युत वालिया क्या इंसान है। अगर एक बार मेरी उसके साथ शादी हो गई तो फिर मैं तुम्हारी भी जिंदगी पूरी तरह बना दूंगी। लेकिन तुमने आज तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की पड़ी हुई है। ये कहकर उसने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी रजनीश ने उसे सीधे बेड पर पटक दिया और बोला, कितने वक्त से मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, अब जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो सीधे उसके ऊपर आ गया और वैदेही बस गुस्से से उसे मना करती रह गई, लेकिन रजनीश उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इधर दूसरी तरफ गुरूर जब ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आई तब सामने ही उसे असिस्टेंट दिखाई दिया। असिस्टेंट गुरूर को देखते ही बोला, मैडम बॉस आपका केबिन में इंतजार कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द केबिन में चले जाए। ये सुनते गुरूर के भाव बदल गए। उसने कहा, मैं उस आरव के पास नहीं जाऊंगी, अगर उसे मुझसे काम है तो वो खुद मेरे पास आए। ये कहकर वो सीधे अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई। वहीं असिस्टेंट ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए टॉप फ्लोर पर चला गया। इधर गुरूर अपना काम कर रही थी। अभी कुछ देर ही बिता था कि पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद के पास बुलाने की? तुम मेरी नौकर हो, तुम्हें खुद मेरे पास आना चाहिए। उस आवाज को सुनते ही गुरूर एक पल के लिए चौंक गई और तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।